नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा कि चारों तरफ चुनावी चंदा का मामला तेज़ी के साथ चल रहा है और जब मैं फील्ड में जाता हूं तो मैं देखता हूं, जब किसी से मैं पूछ लेता हूं तो कुछ तो भक्त हैं, कुछ तो अंधभक्त हैं। उनको आज तक ये नहीं पता कि चुनावी चंदा है क्या। चारों तरफ आप देखिएगा तो सोशल मीडिया पे हावी है, लेकिन जो मूल मीडिया है उससे गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, किसका है आदेश और क्या छिपाया जा रहा है जो जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा तो चारों तरफ जब हमारे द्वारा यह सवाल किसी से पूछ लिया जाता है तो किसी के मुंह से जुबान नहीं निकलती। क्यों? नॉलेज का अभाव है। और ये अमेठी, जो आप जानते हैं कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी था, लेकिन अभी नहीं है। इस समय यहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी। और आप देखेंगे 2024 का चुनाव होने वाला है, आचार संहिता स्टार्ट हो गई है। अब चारों तरफ चुनावी मुद्दा, चुनावी चंदा। कुछ पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि चंदा दो और धंधा लो। कितना सही है, कितना गलत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्टेशन मास्टर के शर्मा जी और हमारे बीच वरिष्ठ यहाँ के जर्नलिस्ट हैं के। आइए इनसे बात करते हैं, कौशल किशोर जी से। जो भी आप देखते हैं, जितने भी पेपरों में खबरें जाती हैं, नाम मात्र के कुछ लोग हैं अमेठी में, बाकी पत्रकार ही हैं, पत्रकार नहीं हैं। जो इनके द्वारा लिखा जाता है वही पेपरों में छपता है और इनकी खबरें पत्रकार ही छाप सकते हैं। उसके अलावा कोई जो पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, वो इस चैनल पे नहीं आते और नहीं बैठते, क्योंकि इनकी बातें नहीं समझ में आती। इनको ये पता है कि 450 का सिलेंडर 900, 1000 में क्यों, कब, कैसे हुआ। और जब इनके द्वारा खबर की जाती है तो जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको समझ में आती है, लेकिन जो भक्त और अंधभक्त हैं उनको दिखाई नहीं देता। आज चुनावी बांड जो है, आज इसी पर चर्चा होगी और हमारे बीच के जी मौजूद हैं, शर्मा जी से ये जो के शर्मा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अमेठी की जनता और बाकी लोग, उनको यह मालूम हो कि चुनावी बांड क्या है, क्या चीज़ें हैं, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि शोर शराबा वही व्यक्ति किया, उसके द्वारा ही किया जाता है जिसको कुछ जानकारी होती है। बोलता वही व्यक्ति है जो कुछ जानता है। जो मूर्ख है उसको पता ही नहीं, वो झंडा लेके घूम रहा है किस पार्टी का, कैसे, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको मतलब खाली 5 किलो राशन से है। आइए के शर्मा जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो है क्या है। के शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया त्रिपुरारी जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पहले भी आप आए थे हमारे चैनल पर और इस टाइम भी आप आए हुए हैं। पहले आपसे ये एक सवाल है कि चुनावी चंदा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, विस्तार से बताएं और आसान भाषा में बताएं कि जो हमारे श्रोता हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनको इस चीज़ की अच्छी जानकारी हो जाए कि चुनावी बांड है क्या, किसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार हुआ या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये है क्या जी। तो पहले भी राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था, पार्टी चंदे से ही चलती हैं। तो जो इलेक्टोरल चंदा दिया जाता था, 2000 रुपये तक तो आप कैश में दे सकते थे। 2000 के ऊपर जो भी चंदा दिया जाना है, 20,000 के ऊपर वो चेक या बैंक के थ्रू देना रहता था। और उसमें ये नियम था कि कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट जो चंदा दे रहा है, उसकी बैलेंस शीट अगर 3 साल तक लगातार वो फ़ायदे में है, तभी वो किसी राजनीतिक दल को अपने आमदनी का 7.5% तक चंदा दे सकता था। तो इसमें 2014 के इलेक्शन में ये हुआ कि पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को इस पार्टी के मिले हुए चंदे की जानकारी नहीं दिया, कुछ जानकारी अधूरी रह गई। तो जब वर्तमान में जो 14 के बाद से गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इस पर विचार किया। तो 28 जनवरी 2017, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी अब नहीं रहे, अरुण जेटली जी ने एक प्रस्ताव बनाया कि अब जो है
चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में लिया जाएगा और बॉन्ड भी डिनोमिनेशन जैसे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए के रूप में ये दे। घूस कहें तो इसको अभी घूस की बात तो नहीं थी, इसमें यह था कि ये किसी बैंक के थ्रू पैसा बैंक में जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जब ये प्रपोजल गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इसमें बहुत कुछ गलत हो सकता है, इसमें काला धन भी आ सकता है और इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। विरोध किया, लेकिन उनके विरोध के बावजूद 2017-18 के बजट में इसको वित्तीय बजट करके लोकसभा से इसको पास करा लिया गया। वित्तीय बजट में होता है कि उसको राज्यसभा से मंजूरी नहीं लेनी होती है। जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंस बिल को लोकसभा में नहीं, लोकसभा से चूँकि उच्च लोकसभा से ही पास हो जाती है, मान लिया जाता है, तो ये पास कर लिया गया और रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्शन को किनारे कर दिया गया। और उसमें भी धीरे से तमाम संशोधन कर दिए गए। जैसे 110 संविधान का अनुच्छेद 110 था, जिसके हिसाब से ये कर दिया गया कि कोई लिमिट नहीं होगी चंदा देने वालों की, कोई कितना भी पैसा देगा। और एक और कर दिया गया कि 19(1) में धारा से, संविधान की धारा 19(1) है, जिसके हिसाब से नागरिक को, आम नागरिक को ये जानने का हक है कि किस व्यक्ति ने, किस दल ने, किस पार्टी ने कितना चंदा किस दल को दिया है, ये जान सके। इसको भी ख़त्म कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड में ये किया गया कि किसी की पहचान, खरीदने वाले की भी पहचान गुप्त रखी जाएगी और जिसको दिया है उसको देगा, वो अपना कैश करा लेगा। लेकिन इसमें जो बाद में ये आया कि इसमें चंदे के बाद में ये हुआ कि खाली एक ही दल, जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको चंदे का ज़्यादा हिस्सा, 50% से भी ज़्यादा हिस्सा चंदे की रकम, 46.76%। हाँ, वो लगभग अभी उसमें भी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को जो फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो आप 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दें, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 12 मार्च तक इसको आप अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दें पब्लिक के लिए, कि पब्लिक देख सके। तो स्टेट बैंक ने उस समय कुछ ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं, हम अभी नहीं दे पाएंगे, हमको समय दिया जाए 30 जून तक का। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो इन्होंने वो जानकारी दिया और इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक जाइएगा, खाता खुलाइएगा और आप देखिएगा एक एक ट्रांजैक्शन में 1 टाइम पासवर्ड पूछता है। खाता खुल रहा है, पैसा लोग जमा करते हैं, जमा करने के बाद आप देखिए कि तुरंत नंबर पे मैसेज आ जाता है। पर डे डिजिटल सारा काम है। उसके बाद भी स्टेट बैंक किसके आदेश पर क्या छिपा रहा है और क्यों नहीं देना चाहता। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्टेट बैंक वाले बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही है। और चुनावी बॉन्ड जो इनके द्वारा दिया जाता है सूचना, उस सूचने में आज तक यूनिकोड सिस्टम जो उन्होंने पूछा कि ये जब सीरियल नहीं मिलेगा तो बॉन्ड का कैसे पता चलेगा कौन बॉन्ड, किसका बॉन्ड सही गलत, क्यों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और निश्चित तौर पे सरकार का ही दबाव रहा होगा कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव बिल्कुल चोरी है, चोरी है वो जनता के सामने आ जाएगी। अब चोरी या जो भी कहिए उसको, लेकिन अंत में जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सख्त लहजे में आदेश दिया तो इन्होंने इस चुनावी बॉन्ड को, लेकिन उसमें भी आधी अधूरी जानकारी दिया। उसके जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर थे वो नंबर नहीं डिस्क्लोज किया था कि इस नंबर के बॉन्ड्स को किसने खरीदा है, जिससे वो मिलान किया जा सके कि किस पार्टी ने कितना चंदा खरीदा, उसको किस दल को डोनेट किया है, किस कारपोरेट घराने ने कितने रुपए का चंदा लिया है। कुछ पार्टियों का सर बोलना ये भी है कि अभी जो इन्होंने दिया है वो आधा अधूरा है। हाँ, अभी इन्होंने जो है वो नहीं किया है। हाँ, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी गई है वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए की दी गई है। 4,500 करोड़ रुपए के लगभग के अमाउंट का अभी कोई जानकारी अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं मिली है। अब इसमें जो खुल रहा है, जो तमाम लोगों के आए, तो कौन सी, तो इसमें ऐसी कंपनीज भी हैं कि जिनका फ़ायदा तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने चुनावी चंदे के रूप में बहुत भारी भरकम रकम दिया है। कुछ ऐसी भी कारपोरेट कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी का या इनकम टैक्स का या सीबीआई का रेड हुआ और रेड के तुरंत बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया। कि जिस पार्टी के यहाँ सीबीआई की, ईडी की हो जाती है जो है,
इंक्वायरी होने के बाद तत्काल वही पार्टी जिसके पास की खर्चा कम है, लेकिन वो भी पार्टी जाकर के चंदे के रूप में ले जाके जमा करती है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ईडी ने रेड डाला। रेड डालने के बाद उनकी, जैसे आपकी फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसकी ईडी ने सबसे ज़्यादा दिया है, वो सबसे ज़्यादा दिया है, उसके 409 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच किया। और उसके बाद उसने इस 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और इसके बाद आगे चल के फिर और भी बॉन्ड खरीदा। 502। हाँ, इसी तरह से उसने कुल मिला करके लगभग 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब मज़ेदार बात यह है कि इतना रकम, उसकी जो कुल आमदनी है, कुल उसका टर्नओवर है, उससे ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे चले जा रहे हैं। और अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर वो इसका यूनिक नंबर दे दिया होता, चंदा दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, अब जैसा पार्टी को चंदा दे दीजिए, तुरंत कोई भी अधिकारी, कोई भी जो है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और एक खेल और हुआ है जी, कि जैसे किसी कंपनी ने, किसी कारपोरेट ने चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड खरीदने के बाद उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये भी जैसे मेगा इंजीनियरिंग, चंदा दो और धंधा लो, आपको तुरंत आप ठेकेदार हो जाते हैं। हाँ, ठेका मिल जाता है। अब उसी, और जाइए जनता को लूटिए, और लूटने के बाद जो लूट का हिस्सा हो हमको भेजिए। भाई इन्हीं कंपनीज के, इन्हीं कारपोरेट के तमाम जो लोन थे उसको वो कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो इनको बैंक से कर्जा मिला है वो तो आमजन का ही पैसा है, वो गरीब परेशान है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका पैसा नहीं हो पा रहा है माफ। और मज़ेदार बात है कि इन कंपनीज ने किसी गरीब को चंदा नहीं दिया, किसी हॉस्पिटल के नहीं, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया। बताइए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चंदा उनको दिया गया, ऐसी संस्था को नहीं भेजा गया जो कि कहीं जनता के काम आता। क्यों? जी 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 जी, बिल्कुल। अब देखिए, कल सोमवार तक का टाइम दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि इसका नंबर डिस्क्लोज करें, जो यूनिक नंबर है। उस नंबर के आने के बाद और भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक तो ये पता नहीं है कि किस कारपोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना, एक अनुमान ही लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब ये आ जाएगा तब पूरा डिटेल सबके सामने आ जाएगा। और आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं वो लगे हुए हैं पूरा खोज में। ये पत्रकार और ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की साझा कोशिश थी, जिसकी वजह से आज ये हम लोगों के सामने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खुल के आया, नहीं तो ये खुलता ही ना। और ये चाहती थी, सरकार भी चाहती रही है और बैंक भी चाहता था कि इलेक्शन के बाद ही खुल पाए। लेकिन निश्चित तौर पे हम लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसको बहुत सख्त लहजे में हिदायत दिया और आज ये हम लोगों के सामने खुलने जा रहा है। हमारे बीच KK जी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि जो चुनावी चंदा है ये किस निगाह से देखते हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ तक बात सही है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप नए जनतंत्र के गठन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी जो है बिगुल बढ़ चुकी है। रही बात राजनीतिक दल के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसको देने के लिए सरकार ने पहले छूट दी कि आप मार्केट पे अपना बिजनेस करिए महीने 2 महीने। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए रियायत मांगी। अब रियायत उन्होंने गुपचुप तरीके से दी, जिसकी भनक जो है सब लोगों को लगी जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए। उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पे राजनीतिक दल के सांसद, विधायक, इन लोगों ने चर्चा की कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसको जो कंपनियां दे रही हैं इसमें पहले जो इसका फायदा नुकसान जो पार्टियां जानती हैं कि इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो पार्टियों ने तुरंत हल्ला गुल्ला स्टार्ट कर दिया। क्यों? जी हाँ, हल्ला मचा दिया इसलिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसको पहले कंपनी को अपने संपर्क में लिया और उनको छूट दिया कि आप मार्केट बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने के बाद
जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात आई तो थोड़ा इधर उधर होना शुरू हुआ। तो जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं उनको लगा के इन्होंने जांच शुरू करा दी। सीबीआई और ईडी जी और सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाना शुरू किया। तब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है राजनीतिक दल को मिला, और राजनीतिक दल जिस तरह से पैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से ले रहे हैं, इससे जाहिर है कि जनता को सुख सुविधाओं से उनसे कोई लेना देना नहीं। अब स्थिति यह है कि जनता को स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, इन सुविधाओं के लिए जैसे सीआरएस फंड होता है, ये हमारी जो कंपनियां हैं उसमें जो फंड होता है वो दिया जाता है 20% की आपकी आमदनी है 20% उसमें जो है जनहित के लिए आप दे दीजिए, पर्यावरण के लिए, जल के लिए, यानी सुविधाओं के लिए कि स्वास्थ्य सुविधा मिले, सब कुछ हो। केके जी द्वारा जो बताया जा रहा है इसको विस्तार से सुनिए। यह चीज़ें कहीं मिलने वाली नहीं हैं, और भक्त होना भी ठीक है लेकिन अंधभक्त होना नहीं ठीक है। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और समझें कि क्या है इस वीडियो का जो हमने तैयार किया है अच्छे से। जो लोग बैठे हुए हैं, ये एक आप समझ लीजिए अर्थशास्त्री, इनको अच्छा सा ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमने बैठाया है कि आपको विस्तार से समझा सकें कि आज गांव, समाज, देश, दुनिया, बाहर जो ये नेता हैं इनके द्वारा लूट लिया जा रहा है, भारी लूट हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। और आप घर बैठे हैं, खाली फला की गारंटी, मोदी की गारंटी, 56 इंच झोला लेके चले जाएंगे, और झोला में 46.76% जा रहा है। जी, जो जनता का माध्यम रहा कि प्रजातंत्र हमारे देश में कायम रहे, इस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो इस तरह से लूट चल रही है, ये जनहित के लिए बहुत कष्टकारी है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो नियम है कि 7.5% 7% आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा क्यों दिए, इसके लिए भी जांच एजेंसी होनी चाहिए, सारा सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे, ताकि लोकतंत्र भी जिंदा रहे और जनतंत्र हमारा जिंदा रहे। जो प्रजातंत्र है उसको तो धीरे धीरे ये लोग इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। इस पे इलेक्शन कमीशन को और सख्ती बरतना चाहिए कि आप लोग जो है क्यों इस तरह कर रहे हैं। आप जो अरबों खरबों की संपत्ति जो है खाते में हो गई, और हल्ला गुल्ला होने के बाद अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वह पैसा खाते में लिया गया है। तो खाते में ही तो पैसा आएगा ना। जब लिखा पढ़ी में पैसा आ रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, तो सूचना देने में क्या दिक्कत है। लेकिन यह है, दबाव है कि एसबीआई जवाब नहीं दे पा रही, आरबीआई भी सख्त है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, लेकिन स्टेट बैंक के जो प्रबंधन समिति है वो अपने फायदे नुकसान को देख रही, इस नाते जो है थोड़ा लुका छिपी का खेल चल रहा है। ये देश की जनता के लिए हितकारी नहीं है। इस पे जो है पारदर्शिता पूरी उनको बरतना होगा, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, चाहे चुनावी चंदा हो, चाहे चुनावी लूट हो, इसको यही करार देंगे। इस बिजली, पानी, सड़क के लिए जनता त्राही त्राही हो रही है। जब ये बात आती है कि नाली का निर्माण होना है, सड़क का निर्माण होना है, बिजली का काम होना है, तत्काल आ जाता है कि अभी फंड नहीं है हमारे पास। 5 साल का कार्यकाल बीत गया स्मृति ईरानी का, आज तक भेटुआ कल्याणपुर मार्ग तैयार नहीं हो पाया है। यहाँ से भेज दिया गया, वहाँ से ये आ जाता है कि अभी फंड मौजूद नहीं है, मिलने पर कार्य हो जाएगा। अब आप सोचिए, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, इनके लिए पैसा नहीं है, और खरबों की संपत्ति इनके खाते में ऑलरेडी जमा है। और इतना पैसा है कि सोचिए कि कांग्रेस पार्टी जब थी, या कांग्रेस का समय था, या दूसरी जो सरकार थी, 400 साढ़े 400 रुपये में गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज 900, 1000, 1100 रुपये में गैस सिलेंडर है। क्यों? सारा पैसा लूट करके रखा जा रहा है। यही पैसा जब सामने आ जाए जनता के, तो आराम से महंगाई कम हो सकती है। क्यों? अब ये जो इन्होंने चर्चा किया कि गैस पे और सड़क पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे सरकारें पैसा नहीं खर्च कर रही, चुनावी चंदा का मामला आया तो देखिएगा, बड़ी बड़ी एक भी सोशल मीडिया छोड़ करके यह खबर, इतनी भारी खबर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी है सब शून्य हो गई हैं। आका का आदेश होगा तभी खबर चलेगी, और इतनी भारी खबर
2 रुपए का पेट्रोल का दाम कम हुआ, चारों तरफ सुबह से लेकर के शाम तक जितने चाटुकार हैं ये स्टार्ट कर दिए फायदा गिनाना। अब आप सोचिए, जो आदेश होगा वही होगा। जो पहले वाली चीज थी ना कि सच्चाई कम से कम सामने तो आए, लेकिन ना कोई आज सच बोलना चाहता और ना कोई सच सुनना चाहता है। जी हाँ, जैसे इनकी बात है कि जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रल के माध्यम से इतना पैसा पार्टी को चंदा मिल रहा है, यही चंदा जो है सरकारी एजेंसी को मिलता और उनसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और जो शिक्षा की सुविधाएं हैं उसमें एक क्लास की व्यवस्था होती और हमारा लोकतंत्र सजग होता, मजबूत होता और हम भी कहते कि हाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हाँ, रही बात गैस की, गैस उज्ज्वला योजना की केंद्र सरकार ने निःशुल्क कनेक्शन दिया, लेकिन स्थिति ये है कि अब गैस भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मान लीजिए 340 में, 350 में, 360 में, 370 में गैस की रिफिलिंग होती थी, लेकिन आज 900, 1000 तक की बिक्री हुई और उस पर अनुदान मिलने की जो लोगों की चाहत थी कि इस पे छूट हमको मिलेगी, उसमें 59 रुपये छूट मिलती है। अब छूट के लिए न सरकारी एजेंसी के पास कोई जाता है न कंप्यूटर पे जाता है। इस तरह से जो है जनता को जो सुविधाएं दी जा रही थी उसको धीरे धीरे हजम किया जा रहा है। पहले तो सर हमको ये जानकारी नहीं थी कि जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, ये अधिकारी ही हैं, मंत्री ही हैं, फलाही हैं, लेकिन इतना बड़ा जो है क्या बोलते जो है इनका भ्रष्टाचार, लूट घसूट जो चल रही है ये ऊपर से ही स्टार्ट है। हमको इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं कि इतना भारी लूट ऊपर से ही स्टार्ट है कि जाओ भैया, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जनता त्राहि त्राहि, लेकिन उनको पता है कि सब कुछ होने वाला है। विपक्ष के द्वारा ये जो है, जब चुनाव आयोग को यह कहा जाता है कि क्या ईवीएम से चुनाव कराना सही है, क्या ईवीएम सही है, तो चुनाव आयोग के द्वारा शायरी जब पूछा जाता है तो चुनाव जो इनको बैठाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, वो टीवी पे बैठ करके शायरी सुना रहे हैं। आप सुनिए शायरी। अरे क्वेश्चन अगर अगला किया है तो उसका जवाब दीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब शायरी जिनके द्वारा सुनाया जा रहा है, कितना अच्छा काम किया जाएगा और कितना भरोसेमंद चुनाव होगा। जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को धीरे धीरे अपने कब्जे में किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी जो है जनतंत्र के लिए खतरनाक है। अब इसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, सब लोगों के विचार आने चाहिए, राजनीतिक दल के विचार आना चाहिए, नेताओं का बयान आना चाहिए, उसके बाद सरकार के भी बयान आना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में सबको दरकिनार करते हुए एक संस्था के अधीन, एक सरकारी एजेंसी के अधीन, एक सरकार के अधीन कर दिया जा रहा है। यानी जिससे समझिए कि लोकतंत्र का जो है गला घोटने का काम है। इस पे जो है पुनर्विचार करना चाहिए था, लेकिन न कहीं कहीं विचार आया, न कोई चर्चा हुई, न कुछ हुआ। इस नाते इस तरह से जो लूट खसोट चंदा का खेल चल रहा है, इससे लोकतंत्र हमारा कमज़ोर हो रहा है। भ्रष्टाचार जो है देश में बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। इस पर सरकार को अमल करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को चिंतन करना चाहिए। अब देश में स्थिति ये है कि जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, जिस पे ग्रामीण लोग आते जाते थे, अपने खेती का काम, अपने बिजनेस का काम, अपने मुकदमे, अपने काम, सरकारी जो लेन देन का था व्यवस्था था, वो इतना महंगा हो गया। डीजल महंगा होने के साथ साथ जितने ट्रांसपोर्ट के काम है वो सारे चीज़ महंगे हो गए। जो सामान हम मंगा रहे हैं वो भी महंगा हो जा रहा है। ये महंगाई का मूल मंत्र ये है कि जो हमारा जो डीजल है, इसके वजह से सारी महंगाई हमारे जड़ पे आई है। और उसके बाद उस पर सरकार चिंतन नहीं कर रही कि डीजल का दाम क्यों इतना हम बढ़ाते जा रहे हैं। सर, चुनावी चंदा इन्होंने बीफ कंपनियों से, जो मांस का व्यापार जिनके द्वारा किया जाता है, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया है। आप सोचिए कि लाश पर राजनीति हो रही है, ये लोग लाश को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जी जी बताएं। जी, अब लोकतंत्र में पारदर्शिता एक बहुत ही अहम वो होता है,
और लोकतंत्र का चौथा पाया हमारे इस मीडिया को कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया है। अगर मीडिया निष्पक्ष रहेगा तो मीडिया हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहता है। मीडिया का कर्तव्य है कि सरकार जो योजनाओं की घोषणा करती है उनमें कमी क्या रही गई वो उसकी तारीफ न करे, वो उन कमियों को जनता के सामने लावे, क्योंकि मीडिया जो है उससे माना जाता है कि आप जनता की तरफ से सरकार की मुखालफत करेंगे, सरकार की योजनाएं धरातल पे कितनी उतरी कितनी नहीं। लेकिन यहाँ तो मीडिया ने बिल्कुल अपने उस पत्रकारिता के धर्म को ताक पे रख दिया है। इतनी बड़ी घटना इलेक्टोरल बॉन्ड की देश में हुई, इसका खुलासा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बड़े दुख की बात है। और आम जन को कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? याद है आपको कि 1988-89 में जब बोफोर्स के लेकर के केवल उस समय आज की तरह टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना सशक्त नहीं था, लेकिन केवल प्रिंट मीडिया में ही बोफोर्स का इतना हल्ला हुआ कि राजीव गांधी जैसे 415 सीट लेके जीत करके लोकसभा में आने वाले सत्ता से बाहर हो गए। और आज इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन आम जन को पता नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल कम से कम दर्शकों तक, जो सामान्य दर्शक है वहाँ तक ये बात ले जाएगा कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितने तरह का घोटाला हुआ है। और ये अभी स्टेट बैंक जब पूरा खुलासा कर देगा तब कनेक्ट हो पाएगा। अब बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो 12,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट आया, इसमें 20 कंपनियों ने ही 48% से ज़्यादा यानी 50% तो केवल 20 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 140 करोड़ देश की आबादी में केवल 20 लोगों की कंपनी ने इतना पैसा खरीद लिया, इतना चंदा दे दिया। कैसे संभव? ये क्या किया इन्होंने? इनका पता लगाना चाहिए कि इनमें पैसा किसका आया है, किस सोर्स से आया है। ये जो ईडी नेताओं के ऊपर छापा मारती है, छोटे छोटे लोगों को परेशान करती है, इनको चाहिए कि इस सोर्स का पता लगाओ, इन कंपनियों के सोर्स का, कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, तो तुमने 1000 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़ कैसे डोनेट किया, कहाँ से पैसा? फेवर में है जिनका चंदा जमा हो जाता है, वहां ना तो सीबीआई और ना ही ईडी, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। चंदा जैसे जमा हुआ सारी फाइलें स्टाफ हो जाती हैं। और 44 आपने देखा होगा जो है 44 का इनकाउंटर होता है, इतनी भारी घटना हो जाती है, लेकिन सीआरपीएफ के 44 जवान आज तक सर जांच नहीं हो पाई। अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। पुलवामा में जो 2019 में घटना हुई, जिसमें हमारे देश के बहुत ही वो किसान दुखद घटना हो, हर परिवार के, आम जनमानस के, जिनका स्टेटस 0 था, उनके बच्चे ही सीआरपीएफ में जाते हैं, सीआरपीएफ में, आरपीएफ में, आर्मी में। ये जो फॉर्च्यूनर से BMW से घूमने वाले हैं ना, इनके बच्चे वहां धूल फाकने नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको जिस चीज की जरूरत है, जो जांच होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है जी। गरीब का, मजदूर का जो बच्चा है वो आर्मी में जाता है, थोड़ा सा छोटा हो गया, लंबाई कम हो गई, हाथ गड़बड़ है, उंगली गड़बड़ है, ये लोग नहीं भर्ती करते। और हमारे भाई बहन जब फौज में भर्ती होते हैं और वहां सीना छलनी हो जाता है, भेज दिए जाते हैं टुकड़े टुकड़े करके, कोई नहीं पूछता। ये नेता खाली अपनी राजनीति चमकाने में है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। अब सेना एक ऐसा माध्यम था कि किसानों के या सेना में जो छोटे पदों पे काम करने वाले हमारे देश के जवान हैं, उनके बच्चे ही, आर्मी को छोड़ करके, उनके बच्चे ही अब जो जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं, जिनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पेंशन खाली उनको होनी चाहिए जो इस देश के लिए खड़े हैं, आन बान शान है। बाकी पेंशन जितने नेता मंत्री चाटुकार हैं, सबका खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? पेंशन पे पुनर्विचार करना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए इनको। पेंशन एक बहुत ही बुढ़ौती के लिए ये जो पेंशन है बहुत ज़रूरी है। उनके रिटायरमेंट के बाद, आखिर से सेवा करने के बाद जब वो आते हैं 20 साल 30 साल खर्च करने के बाद अपनी ज़िंदगी का, तो एक सोशल सिक्योरिटी उनकी है, ये ज़रूर होना चाहिए। इसको तो जो भी है मिलना ही चाहिए। और भ्रष्टाचार सर इतना जो है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पे तो
सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं कदम उठा रही है तो बहुत ही है। जब और लूट घसूट हो हाँ, रही है, तो वही है ना ऊपर से कि ही नीचे सर ये हाँ, तो वही है ना कि जब हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं तो हम कितना उस भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। छोटे लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे टांग देंगे, लेकिन ऊपर से जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, गंगोत्री निकली हुई है, उनका अंत कहाँ होगा इसका कोई पता नहीं है। जो नेता, विधायक, सांसद एक लाइन से देखिएगा तो 50 FIR हुआ है। पार्टी में शामिल हो गया तो समझ लीजिए कि सब सही हो गया, अब कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जो नहीं जाएगा उस पार्टी में तत्काल उसकी जांच हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से तानाशाही है। ऐसे में देखिए कि लोकतंत्र का क्या होता है। अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब तो गेंद जनता के पाले में है। अब जनता को निर्णय करना है। जनता को चाहिए कि वो किसी लालच में न पड़ करके बहुत सोच विचार करके अपने उस मत का प्रयोग करे, अपने उस मताधिकार का जो उसको 5 साल में एक बार मिलता है, और सही प्रतिनिधियों का चुनाव करे ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हमारे देश को जो हमारा संविधान, जिसको हमारे नेताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है, जिससे आज हमको ये सब केंद्र का चुनाव है ये। जब आप एक सांसद को अपना नेता चुनते हैं तो सांसद निकल के जाता है और दिल्ली में अपनी आवाज को उठाता है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट की आवाज सांसद के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचती है। विधायक चुनते हैं, उसकी आवाज तो लखनऊ तक ही पहुंचती है, और उसकी आवाज लखनऊ तक विधानसभा पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब एक अच्छा विधायक होगा, एक अच्छा सांसद होगा, आपके क्षेत्र की आवाज उठाएगा, बस अब तब जाकर के कहीं कुछ हो सकता है। बाकी ये 500 रुपए में खाना और 200 रुपए में खाना, चाटुकारिता करना, तो धूल फांक रहे हो पहले भी, इस टाइम भी, और आगे भी फांकते ही रहोगे। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जनता को बहुत सोच विचार करके अपने उस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सके, जो उसके हित के लिए, जो उसके हक में का चुनाव करेंगे, जो हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए और चौथे स्तंभ के लिए बेहतर काम होगा। हम आशा करते हैं कि आगामी लोकसभा का जो गठन हो उसमें सबके लिए समान अधिकार हो और सारा काम पारदर्शिता से हो। अब ये नहीं होना चाहिए कि पैसेंजर ट्रेन जो है कोरोना काल की आड़ में बंद कर दिया गया। आज की स्थिति में है अमेठी में शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है, जबकि पहले था कि कोई भी ट्रेन चलती थी अमेठी का पहले स्टॉपेज होता था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश की भावना नहीं करते। देश की भावना नहीं तो और क्या है? पैसेंजर आपने बंद कर दिया, और जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज अमेठी में क्यों नहीं हो पा रहा है? आज जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है तो उसमें तो आप अव्वल है, तो लूट में आप अव्वल है, रंगदारी में अव्वल है, तो जनता की सुविधा में क्यों अव्वल नहीं है? क्यों आप भाग रहे हैं? अब देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेटुआ 2012 में उसकी स्थापना हो गई, लोकार्पण आज तक नहीं हुआ। उसके लिए बजट नहीं है, न लोकसभा में चर्चा और न विधानसभा में चर्चा, न विधान परिषद के भेंट, गंदी राजनीति के भेंट। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब स्थिति ये है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज का गठन होना है अमेठी में, उसको जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द कम से कम 10-12 किलोमीटर के इर्द गिर्द में होना चाहिए, लेकिन वहाँ से 30 किलोमीटर तिलोई में दान की ज़मीन लेके जो है मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया और अमेठी की जनता का ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत निराशाजनक बात है। जिस सांसद के पास सही सलाहकार नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, जब सही क्या है और गलत क्या है आपको पता नहीं होगा, तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम सलाहकार अपना जो आपके पास है अच्छा रखिए। कम से कम कोई भी चीज़ें जो हों वो बीचों बीच में हों, जहाँ तक कि जो अमेठी की जनता है जाए, उसको समुचित जो इलाज चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो उनके लिए। जी, सबसे मुख्य बात होती है खेती की। खेती 60% किसान जो है वो इसी पे निर्भर हैं। अब स्थिति है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर, यानी कि रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पे कठौरा में उसका गठन किया गया। वहाँ से यहाँ आने जाने में कम से कम 100 रुपये तो उसका पेट्रोल में खर्च हो जाएगा। अधिकारी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई जनता के लिए सुविधा नहीं है, किसान के लिए सुविधा नहीं है, तो आपके ये सब दिखावा करने से क्या फ़ायदा?
आप क्यों जो है पारदर्शिता से भाग रहे हैं, जनहित से क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल जो है जनता के सामने उठता है। जनता भी अपने हितों को देख के इस पे काम करेगी और नए चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेगी। और लोकतंत्र को पारदर्शी न बनाया गया तो हमारे लिए हितकर साबित नहीं होगा। ये मीडिया की तरफ से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो पारदर्शिता लाओ, इस तरह एक संविधान लाओ है और उस पर अमल करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को धीरे धीरे विराम दे रहे हैं। जी, चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, 2024 का चुनाव आपके सामने है, इसके बारे में जानकारी दें। अब 2024 के इलेक्शन की तो घोषणा आप लोगों ने सुना, टीवी के माध्यम से हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी तरफ से हमारे क्षेत्र के मतदाताओं के लिए यही विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो उनके हित की बात को यहाँ से संसद में जाकर के उठा सके और उनके हित के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर सके। साथ ही देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं उनका बचाव कर सके और देश का संविधान जो बहुत ही खूबसूरत संविधान है, इस संविधान की भी रक्षा कर सके। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा तीखी तीखी बातें, गर्मा गर्म बहस हो रही थी। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यह बात दूर तक जानी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। कोशिश यही रहती है कि जो कुछ अच्छी चीज़ें हों आपके सामने आनी चाहिए। 2024 का चुनाव है, आप लोग अच्छे से और विचार करके, सोच करके वोट दीजिए और जो सरकार की गाइडलाइन है, जो शासनादेश है, उसका पालन कीजिए अच्छे से। और कोई भी व्यक्ति विशेष कानून को हाथ में नहीं ले, जो गाइडलाइन है उस हिसाब से चले और सरकार का सहयोग करे। अच्छे से चुनाव होना चाहिए। फिलहाल फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।